हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं केरल हाई कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के पिछले भरण पोषण के अधिकार को मान्यता दी। पारंपरिक मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में एर्नाकुलम में केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया जिसमें विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों के अभाव में भी बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चों से पिछले भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 2022 की वैवाहिक अपील के जवाब में न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस द्वारा 24 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया था। मामले में अपीलकर्ता चंडी समूवल नामक एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने बच्चों साइमन समूवाल से भरण पोषण की मांग की थी और सुनील CS अपने ईसाई धर्म के अनुसार। अदालत का फैसला इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति विशेष रूप से ईसाई समुदाय से किसी को पिछले वर्षों के लिए अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि कोई भी स्पष्ट कानून ईसाइयों के लिए इस तरह के भरण पोषण का प्रावधान नहीं करता है, लेकिन अदालत ने इस मामले पर निर्णय देने में समानता, प्राकृतिक न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के महत्व पर ध्यान आकर्षित किया। न्यायाधीश ने अपने तर्क को रेखांकित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों, कानूनी विद्वानों दोनों का संदर्भ दिया। उन्होंने बाइबल से अय्यूब 12.12 को उद्धृत करते हुए कहा, बुद्धि बूढ़ों की होती है और समझ बूढ़ों की होती है। उन्होंने इफिसियों 6-2-3 नीति वचन 23-22 के अंशों पर भी हवाला दिया जो माता पिता का सम्मान करने और रिश्तेदारों की देखभाल करने के महत्व पर जोर देते हैं। कानूनी दार्शनिक रोनाल्ड का हवाला देते हुए न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि कानून न केवल कानूनों से लिया गया है बल्कि सामाजिक मापदंडों और सिद्धांतों की रचनात्मक व्याख्या से भी लिया गया है। इसमें फैसले में आगे कहा गया, अदालत उन सामाजिक नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती जो पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के अवलोक में और आम तौर पर संविधान में घोषित अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों और वादों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को मानते हैं। अदालत ने अंततः पिछले भरण पोषण के दावे को मान्यता देने, पिछले आदेश को रद्द करने और गुण दोष के आधार पर मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए परिवार न्यायालय को भेजने के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले में दोनों पक्षों को 12 सितंबर 2023 को फैमिली कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया और फैमिली कोर्ट को 2 महीने के भीतर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया गया। केस का जो नाम है वो है चंडी सैमुअल बनाम सैमन सैमुअल। केस नंबर है मैट अपील नंबर है 2022 का 782। जो पीठ है वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस। जो ऑर्डर किया गया है वो 25/8/2023 का है। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि जो AI होता है, निर्णय में AI मानव बुद्धि का स्थान नहीं ले सकता। जजमेंट करने में, निर्णय लेने में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मानव बुद्धि का जो है स्थान नहीं ले सकता। ऐसा कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI है, न्यायिक प्रक्रिया में ना तो मानवीय बुद्धि और ना ही मानवीय तत्व का स्थान ले सकती है। और कहा कि GPT जो है किसी अदालत में कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दों के निर्णय का आधार नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने कहा कि AI से उत्पन्न डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता अभी भी अस्पष्ट है और अधिक से अधिक ऐसे उपकरण का उपयोग प्रारंभिक समझ या प्रारंभिक शोध के लिए किया जा सकता है। अदालत की यह टिप्पणी लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन लोबोयुटिन द्वारा एक साझेदारी फर्म के खिलाफ मुकदमे से निपटने के दौरान आई, जो कथित तौर पर अपने ट्रेडमार्क का उल्लंघन करके जूतों के निर्णय और बिक्री में शामिल थी। वादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि रेड सोल
सू भारत में उसका पंजीकृत ट्रेडमार्क था और उसकी प्रतिष्ठा के संबंध में चैट जीपीटी द्वारा अदालत की प्रक्रियाओं के समक्ष रखा गया था। उक्त टूल चैट जीटीपी कानून की अदालत में कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों का निर्णय का आधार नहीं हो सकता है। चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल LLM आधारित चैट बॉक्स की प्रक्रिया, जिस पर वकील द्वारा भरोसा करने की मांग की जाती है, वादी के लिए उपयोगकर्ता द्वारा की गई क्वेरी की प्रकृति और संरचना, प्रशिक्षण डेटा आदि सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा AI चैट बॉक्स द्वारा उत्पन्न गलत प्रक्रियाओं, काल्पनिक केस कानूनों, कल्पनाशील डेटा आदि की भी संभावनाएं हैं। अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा कि AI से उत्पन्न डाटा की सटीकता और विश्वसनीयता अभी अस्पष्ट है और न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी विकास के वर्तमान चरण में AI न्यायिक प्रक्रिया में मानवीय बुद्धि और मानवीय तत्व का स्थान नहीं ले सकता है। अधिक से अधिक इस उपकरण का उपयोग प्रारंभिक समझ या प्रारंभिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के उत्पादों में तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अदालत ने अंततः फैसला सुनाया कि प्रतिवादी का वादी की प्रतिष्ठा सद्भावना के बल पर नकल करने और मौद्रिक लाभ हासिल करने का स्पष्ट इरादा था। तो इस केस में इस न्यायालय को इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी के उत्पाद वादी के विशिष्ट जूतों और जूतों के समान हैं। प्रतिवादी ने वादी के जूतों की सभी आवश्यक विशेषताएं जैसे रेड सोल, स्पाइक शू की नकल की है। शैली 7 की प्रिंट भी नकल एक और दो डिजाइनों का नहीं है बल्कि बड़ी संख्या में डिजाइनों की है, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में पता चलता है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी इस बात पर सहमत हुआ कि वह वादी के जूतों के किसी भी डिजाइन की नकल नहीं करेगा और अदालत ने निर्देश दिया कि इस वचन के किसी भी उल्लंघन के मामले में प्रतिवादी वादी को हर्जाने के रूप में 25 लाख का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों की तस्वीरों का भी उपयोग कर रहा था और हाई एंड मॉल में जूतों की प्रदर्शित और बेच रहा था, यह निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी को लागत के रूप में 2 लाख का भुगतान करना होगा। तो ये जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो आजकल बहुत ज्यादा जो है चल रही है, तो इसमें हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि निर्णय में जो जजमेंट करने में है, निर्णय में जो AI है वह नामानव बुद्धि का स्थान नहीं ले सकता है। जी हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी जो विश्वसनीयता है पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा 11वें घंटे में फिल्म की रिलीज नहीं रोकी जानी चाहिए। आयुष्मान खुराना जो है स्टारर है, ड्रीम गर्ल 2 पर रोक लगाने से इनकार किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहती है, क्या इस पे ऑर्डर किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि फिल्मों को ऐन वक्त पर रिलीज होने से नहीं रोका जाना चाहिए। फिल्म शुक्रवार 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। न्यायमूर्ति रियाज चावला की एकल पीठ ने 22 अगस्त को आशिम बागची द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई की, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म की कहानी उस स्क्रिप्ट के समान थी जिसे उन्होंने मई 2007 में फिल्म स्क्रीन राइट्स एसोसिएशन के साथ पंजीकृत किया था। बागची ने अपने मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की।
हालांकि न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि फिल्म के रिलीज पर निषेधाज्ञा आदेश की मांग करने वाला मुकदमा और आवेदन केवल 18 अगस्त को दायर किया गया था और उत्तरदाताओं को उनका जवाब देने का अवसर नहीं मिला है। एससी ने अपने आदेश में कहा, यह अच्छी तरह से तय है कि अंतिम समय में फिल्मों को उनकी रिलीज से नहीं रोका जाना चाहिए। अंतिम आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादी को एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। पीठ ने प्रतिवादियों बालाजी फिल्म्स को लिमिटेड कंपनी की निदेशक एकता कपूर और शोभा कपूर, फिल्म के लेखक थिंक इन पिक्चर्स लिमिटेड के राज सांडिल्य और नरेश को मुकदमे के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 31 अगस्त को बागची ने अपने मुकदमे में दावा किया कि उन्होंने शुरुआत में प्रोडक्शन कंपनी को काम बंद करने का नोटिस जारी किया था, जिसमें एकता कपूर और शोभा कपूर भी शामिल थी। जब नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला तो बागची ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो जो कोर्ट कह रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रही है कि एन वक्त पर कि 11 आवर्स बचे हैं, 25 अगस्त को क्या है फिल्म का रिलीज होना है और एन वक्त पर किसी भी फिल्म को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें कि एक अच्छे व्यवहार के लिए जेल की जल्दी रिहाई मिलने वाले रेप के जो आरोपी है उसके अच्छे व्यवहार के चलते उसको रिहा कर दिया गया 10 साल की जगह 7 साल में। उस दोषी ने क्या किया, उस रेप के दोषी ने निकलते ही नाबालिग से किया रेप, तो यानी कि उसको छोड़ते उसने एक और नाबालिग को अपना शिकार बना लिया। तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत होती है। बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पे, इन केसेस पे गुस्सा आता है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ जितना बुरा बर्ताव हो सके करे। मध्य प्रदेश को झकझोर देने वाली एक चौंकाने वाली घटना में एक 35 वर्षीय बलात्कार दोषी, जिसे जेल की सजा कम होने के कारण जल्दी रिहा कर दिया गया था, ने बुधवार शाम को सताना जिले में एक और नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। आरोपी की पहचान सतना के कृष्णा नगर इलाके के निवासी राकेश वर्मा के रूप में हुई, जिसे अधिकारियों ने पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वर्मा ने नाबालिग को दुलारते हुए अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की की हालत गंभीर है और उसे आगे के इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। शहर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी को 12 साल पहले 4.5 साल की नाबालिग बच्ची के बलात्कार के मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण 7 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया गया। दुर्भाग्य से 1.5 साल पहले जेल से रिहा होने के बाद वर्मा ने फिर से वही जघन्य अपराध किया। एसपी चौहान ने कहा, राकेश वर्मा बुधवार शाम 5 बजे जिले के जगत देव तालाब इलाके से लड़की को बहला फुसला कर ले गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हमने नाबालिग का पता लगाया और पाया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता को प्राथमिक चिकित्सा सहायता मिली और बाद में उसे आगे के इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित थाना धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लगातार जांच की जा रही है। आरोपियों को संपत्ति जब्त करने के संबंध में एसपी चौहान ने पुष्टि करते हुए कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये है कि जो जेल से रिहा कर दिया गया, अगर उसे रिहा नहीं करा गया होता तो शायद एक नाबालिग के साथ ऐसा काम नहीं हुआ होता। तो बहुत ही ऐसे आरोपियों को तो सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि ऐसे अपराधों का कोई 10 साल 20 साल की सजा सफिशिएंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जो अपडेट्स एंड न्यूज है कि कर्मचारी को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रबंधन की आलोचना, जो अपने प्रबंधन है उसकी आलोचना करने पर दंडित नहीं किया जा सकता, ये कहा है हाई कोर्ट ने। हाल ही में एक फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा
कि कर्मचारियों को भड़ास प्रकट करने का अधिकार है और प्रबंधन एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रबंधन के खिलाफ आलोचनात्मक विचार व्यक्त करने के संदेशों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के तमिलनाडु ग्राम बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ जारी एक आरोप ज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जब तक संदेश कानूनी सीमाओं के भीतर थे, प्रबंधन कर्मचारियों के अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बैंक कर्मचारी को राहत दी जिसे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रबंधन की आलोचना करने और उच्च अधिकारियों को अपमानित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने राहत देते हुए किसी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी या सदस्य के लिए भड़ास निकालने के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतों को अभिव्यक्ति और हवा देने की अनुमति देना संगठन के हित में है, क्योंकि इसका रेचक प्रभाव होता है। अदालत ने कहा कि अगर संगठन की छवि प्रभावित होती है तो ही प्रबंधन को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस फैसले के साथ अदालत ने लक्ष्मी नारायण के खिलाफ जारी चार्ज मेमो को रद्द कर दिया। थूथुकुडी में तमिलनाडु ग्राम बैंक के कर्मचारी और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण के अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए यूनियन गतिविधियों के लिए बनाए गए एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश पोस्ट किए थे। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) को लागू किया, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें कहा गया कि जब तक कोई बातचीत निजी रहेगी तब तक वह प्रबंधन के नियतात्मक ढांचे को आकर्षित नहीं कर सकती। इसके अलावा अदालत ने घर में निजी चैट और प्रतिबंधित पहुंचने वाले एनक्रिप्टेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बातचीत के बीच समानताएं निकाली। अदालत ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्मों पर गोपनीयता के सिद्धांतों को लागू करना उदार लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। इसमें समूह गोपनीयता की अवधारणा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त अदालत ने प्रौद्योगिकी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई और इसकी तुलना पेगासस जैसे निगरानी उपकरणों की क्षमताओं से की, जिसमें कहा गया कि ऐसे माध्यमों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दिया गया कि एनक्रिप्टेड संचार मंच पर साझा की गई सामग्री को अभी भी कानूनी सीमाओं का पालन करना चाहिए। हालांकि अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन उनकी आलोचना करने और विचार व्यक्त करने के अधिकार को बरकरार रखा। यह फैसला एक अनुस्मारक रूप में कार्य करता है कि संगठनों को कर्मचारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देने के महत्व पर विचार करना चाहिए और छवि के प्रबंधन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बीच एक संतुलन दृष्टिकोण की दिशा में काम करना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व की पुष्टि करता है और आभासी प्लेटफॉर्म में निजी बातचीत पर प्रबंधन के सीमित अधिकार के लिए एक मिसाल कायम करता है। अदालत ने कहा कि जहां कर्मचारियों को अपने आधिकारिक व्यवहार में अपने वरिष्ठों के प्रति शिष्टाचार दिखाना चाहिए, वहीं उन्हें निजी तौर पर उनकी आलोचना करने का भी अधिकार है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि ऐसी गपशप कार्यस्थल से बाहर होती है तो प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, और जब यह एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप समूह जैसे आभासी मंच पर होता है तो वही संविधान लागू होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालांकि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों का द्वारा शासित होते हैं, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) का सबसेक्शन ए के तहत गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण और व्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार को नहीं छीनता है। अदालत ने कहा कि कैदियों के भी मौलिक अधिकार हैं और यह कहना बेतुका होगा कि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनने पर अपने अधिकार खो देता है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मी नारायण के केवल अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग किया है और जब उनके संदेशों को आपत्तिजनक समझा गया तो उन्होंने माफी मांगी। इसलिए अदालत ने चार्ज मेमो को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता के पक्ष में क्या है फैसला सुनाया। तो ये केस टाइटल है वो है कहते हैं B.P
MD नंबर 9754 ऑफ 2023। और इसमें जो है इसका जो पिटिशनर है वो है MSD गीता, और जो रेस्पोंडेंट है मिस्टर N दिलीप कुमार, स्टैंडिंग काउंसिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल थैंक्स का क्या PM मोदी की तरफ से, क्योंकि PM मोदी ने इसलिए थैंक्स कहा सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि उन्होंने जो अपने जजमेंट्स हैं, निर्णय हैं, उन्हें स्थानीय लैंग्वेजेस में, स्थानीय भाषाओं में क्या है उसको छापने का, उस जजमेंट को अवेलेबल कराने का, उपलब्ध कराने का फैसला किया है। तो उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को भी जो है स्पेशल थैंक्स कहा। DY चंद्रचूड़ जो है इस इवेंट को अटेंड कर रहे थे और 15 अगस्त के इस मौके पर PM मोदी ने उनको स्पेशल थैंक्स कहा और सुप्रीम कोर्ट को भी स्पेशल थैंक्स कहा कि आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो लोग जजमेंट्स को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को समझ नहीं पाते, उनको अवेलेबल होगा उनकी स्थानीय भाषा में, तो इससे क्या है आसानी होगी, उनको जो जजमेंट उनके जो फेवर में हुआ है या अगेंस्ट हुआ है वह समझ सकते हैं। तो इसलिए स्पेशल थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट फॉर मेकिंग जजमेंट अवेलेबल इन रिलीजियस लैंग्वेजेस। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए मैं आपको ऐसे ही वीडियो देते रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं अमित शाह द्वारा पेश किया गया VNS विधेयक छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करता है। इट मीन्स कि जब छोटे अपराध किए जाएंगे तो जो सजा होगी वो सामुदायिक सेवा यानी कि समाज की सेवा करना होगी। तो सार्वजनिक रूप से मानहानि और नशे में दुर्व्यवहार जैसे छोटे अपराधों के दोषी लोगों को जल्द ही सजा के रूप में सामुदायिक सेवा से छूट मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पेश किया है जो IPC को बदलने का प्रयास करता है। शाह ने औपनिवेशिक युग का, जो ब्रिटिश युग का जो भारतीय दंड संहिता IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट था कि बदलने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। हालांकि भारतीय अदालतें छोटे मोटे अपराधों के दोषियों को पेड़ लगाने, धार्मिक स्थलों, आश्रय गृहों, अनाथालयों में सेवा करने, यातायात सिग्नल का प्रबंधन करने का आदेश देकर छोड़ देती रही है। लेकिन यह पहली बार है कि सामुदायिक सेवा का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक के तहत छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक कानून विधेयक में मानहानि, लोक सेवा के अवैध रूप से व्यापार में शामिल होने, उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होने और वैध शक्ति के प्रयोग को रोकने और मंजूर करने के लिए आत्महत्या का प्रयास करने जैसे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को एक दंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है। IPC के तहत आपराधिक मानहानि के अपराधों में 2 साल तक की साधारण कैद और जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। VNS विधेयक के अनुसार मानहानि के अपराधों के लिए 2 साल तक की साधारण कैद और जुर्माना और दोनों या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। IPC के तहत किसी शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करने पर साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 24 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 10 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। VNS विधेयक में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 1000 रुपए और सामुदायिक सेवा का प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें आत्महत्या के प्रयास के लिए कानूनी शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने और रोकने के लिए विधेयक में संशोधित प्रावधान में सामुदायिक सेवा भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि जो भी किसी लोक सेवक को उसके आधारित कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने और रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसे सहायक कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।
आईपीसी के तहत आत्महत्या का प्रयास एक अपराध है जिसमें अधिकतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बीएनएस बिल में यह भी कहा जाता है कि चोरी के मामले में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है और किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराया गया है, उसे संपत्ति का मूल्य वापस करने या चोरी की संपत्ति की बहाली पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। शाह ने कहा कि त्वरित न्याय प्रदान करने और लोगों को समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी प्रणाली बनाने के लिए बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये सामुदायिक सेवा का जो प्रावधान किया गया है जिससे कि छोटे मोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा की जो सजा है वो मिलेगी। और क्या है देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं। लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की और जो अभी आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड का जो अपडेट्स आया है बीएनएस यानी कि इसका जो नया नाम है वह है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक। तो नए बीएनएस विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध व्यभिचार पर आईपीसी प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक जो ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलने के लिए प्रस्तावित है, अप्राकृतिक यौन संबंध और व्यभिचार पर 2 विवादास्पद प्रावधानों को हटा देता है जिन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रमशः कमजोर और रद्द कर दिया गया था। आईपीसी के तहत धारा 377 कहती है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो बढ़ सकता है 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 6 सितंबर 2018 को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालांकि यह प्रावधान अभी भी नाबालिगों के खिलाफ, उनकी सहमति के खिलाफ और पाशविकता के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों से निपटने के लिए कानून की किताब में मौजूद है। नए बीएनएस बिल में अप्राकृतिक सेक्स पर कोई प्रावधान नहीं है। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को कानून की किताबों से हटा दिया जिसमें व्यभिचार को पुरुष के लिए एक आपराधिक अपराध बना दिया लेकिन महिलाओं को दंडित नहीं किया। धारा 497 के तहत जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो जानता है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है या उस पुरुष की सम्मति या मिलीभगत के बिना ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, व्यभिचार के अपराध का दोषी है और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी को दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि व्यभिचार के कार्य अपराध के रूप में योग्य नहीं होंगे, हालांकि वे अभी भी नागरिक कार्रवाई और तलाक के लिए आधार होंगे। बीएनएस बिल के तहत व्यभिचार के अपराध से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के पारित होने तक आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत एक दंडनीय अपराध था, जिसके धारा 309 के लिए एक बड़ा अपराध बनाकर आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 115 के तहत आत्महत्या के प्रयास के मामले में गंभीर तनाव का अनुमान लगाया गया था। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में किसी भी बात के बावजूद आत्महत्या करने का प्रयत्न या प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति को जब तक कि अन्यथा साबित ना हो गंभीर तनाव में माना जाएगा और उक्त संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया कि उपयुक्त सरकार का कर्तव्य होगा कि वह गंभीर तनाव से जूझ रहे और आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे ताकि आत्महत्या के प्रयास की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि बीएनएस विधेयक 2023 में आईपीसी की धारा 309 की तरह आत्महत्या के प्रयास के अलग अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। नए बिल में धारा
224 है, जो वह शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने और रोकने के लिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानती है। बीएनएस बिल की धारा 224 के अनुसार जो कोई भी किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने और रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसे सनातन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है, दोनों सामुदायिक सेवा के साथ। मानहानि और महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े ऐसे भी कई अन्य प्रावधान हैं जिन्हें बदलने की मांग की जा रही है। बीएनएस विधेयक 2023 का मुख्य आकर्षण यह है कि यह आईपीसी के तहत राजद्रोह के अपराध को निरस्त करने का प्रयास करता है और मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से बलात्कार जैसे अपराधों के लिए अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान करता है। जहां आईपीसी में 511 धाराएं हैं, वहीं बीएनएस में बिल में सिर्फ 356 प्रावधान है। ओनली 356 क्या है? सेक्शंस हैं। आईपीसी के तहत धारा 124A राजद्रोह के अपराध से संबंधित है और इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। बीएनएस विधेयक में राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्याय के तहत प्रावधान 150 भारत के संप्रभु एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के बारे में बात करता है। जो कोई भी जानबूझकर या जानबूझकर बोलेगा या लिखेगा शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के प्रयोग से या अन्यथा अलगाव या सशक्त विद्रोह या विध्वंसक को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, गतिविधियां करता है, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं से प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता एकता या अखंडता को खतरे में डालने का कोशिश करता है। बीएनएस बिल की धारा 150 में कहा गया है कि ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होने या करने के आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि हत्या के अपराध के लिए सजा आईपीसी की धारा 302 के तहत आती है, जिसे बीएनएस विधेयक के प्रावधान 101 के तहत कवर किया गया है, यानी जो 203 थी वो 101 हो चुकी है। हत्या की सजा यानी आजीवन कारावास और मौत की सजा अपरिवर्तित रहती है। नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध बनाने का प्रस्ताव है। बीएनएस विधेयक के प्रावधान 101 का सबसेक्शन 2 के अनुसार जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या सामुदायिक लिंग, स्थान, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास और किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए साथ ही उत्तरदायी होगा। इसी तरह बीएनएस विधेयक धारा 302 के तहत छीनने पर एक नया प्रावधान बनाने का प्रयास करता है, जो कहता है कि चोरी छीनना है। अगर चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या जल्दी या जबरदस्त या जब्त या सुरक्षित या छीन लेता है या ले जाता है किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में कोई चल संपत्ति। विधेयक में कहा गया है कि जो कोई भी पटमारी करेगा उसे 3 साल तक की कैद की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा। पहली बार आतंकवाद शब्द को बीएनएस बिल के तहत परिभाषित किया गया है, जो आईपीसी के तहत नहीं था। बीएनएस विधेयक के प्रावधान 111 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत के एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता को डराने के इरादे से भारत या किसी विदेशी देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य कहा जाएगा या उसका एक खंड या कोई कार्य करके सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। तो इसको प्रवासित किया गया है आतंकवाद को। आईपीसी के अनुसार मानहानि के अपराध में 2 साल तक की सालाना कैद और जुर्माना दोनों की सजा का प्रावधान है। अब बीएनएस बिल में मानहानि के अपराध में 2 साल तक की सजा, सालाना कैद और जुर्माना या दोनों का सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर अध्याय में बीएनएस बिल की धारा 69 में कहा गया है कि जो कोई धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, जैसे यौन संबंध जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उसे
किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी वाले तरीकों में रोजगार और पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन देना और पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो बीएनएस विधेयक है, जो कि आईपीसी है, उसका नया कन्वर्जन है, और न्यू आईपीसी आप इसे कह सकते हो, या बीएनएस विधेयक कह सकते हो, या भारतीय नागरिक संहिता 2023 कह सकते हो। तो इसमें क्या क्या नए अपडेट्स हैं, और मैं आपको सेक्शन वाइज भी आपको समझाऊंगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से क्या प्रोविजन आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब में बंद भारतीय व्यक्ति से संबंधित मामले में जांच अधिकारी ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि एफबी यानी कि फेसबुक से डाटा की कमी जांच में बाधा बन रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि देशद्रोह के आरोप में सऊदी अरब में कैद एक भारतीय नागरिक से जुड़े मामले की जांच सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक से आवश्यक डेटा का अनुपलब्धता के कारण आगे नहीं बढ़ रही है। फर्जी प्रोफाइल मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित को बताया कि फेसबुक से जरूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह मामला मंगलुरु के शैलेश कुमार से संबंधित है, जिन्हें सऊदी अरब के राजा और इस्लाम के खिलाफ उनके कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए सऊदी अरब में दोषी ठहराया गया था और जेल में डाल दिया गया था, जहां वह काम कर रहे थे। उनकी पत्नी कविता ने यह दावा करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि 12 और 13 फरवरी 2020 को डाले गए पोस्ट फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट से थे। कविता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मंगलुरु पुलिस ने फर्जी फेसबुक प्रोफाइल के खिलाफ उनकी शिकायत की जांच पूरी नहीं की, जिसके कारण उनके पति को खाड़ी देश में कैद कर लिया गया। इस बीच उच्च न्यायालय ने जेल में बंद भारतीय नागरिक को कानूनी मदद के संबंध में मांगे गए विवरण प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया और मामले को 31 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। जुलाई में अदालत ने केंद्र से पूछा था कि क्या शैलेश कुमार को अपील के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी और क्या सरकार इस संबंध में उनकी मदद करेगी। इसने सऊदी अरब के स्थानीय कानूनों के बारे में भी जानकारी मांगी थी और यह भी पूछा था कि क्या भारत की जांच रिपोर्ट वहां की अदालतों में पेश की जा सकती है। तो ये सारा कुछ मामला है कि एक फर्जी अकाउंट बना के एक जो व्यक्ति था, उसने सऊदी अरब जेल में जो बंद भारतीय व्यक्ति था उसको फेसबुक पे उसकी क्या है जो है उसकी प्रोफाइल थी वो की फर्जी थी और उसका डाटा जो है फेसबुक से पूरी तरह से नहीं मिलने के कारण क्या है जांच पूरी नहीं हो पा रही है इस केस में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की, ऐसे न्यूज की, केजरीवाल के घर के नवीनीकरण के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाले पीडब्ल्यूडी अधिकारी की याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 6 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की याचिका पर शहर सरकार और अन्य से दबाव मांगा, जिसमें मुख्यमंत्री के नवीनीकरण के नियमों के कथित घोर उल्लंघन के संबंध में सतर्कता निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने याचिका पर सतर्कता निदेशालय, विशेष सचिव और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। अदालत में मामला जो है 12 अक्टूबर को आगे के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी, जो सतर्कता निदेशालय और पीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, के बयान को रिकॉर्ड कर लिया गया कि सुनवाई की अगली तारीख तक अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि विशेष सचिव
YVBJ राजशेखर, जो सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे और नोटिस स्वीकार किया था, को राज्य की ओर से दिए गए जो बयान है गंभीर आपत्ति है। इस बीच अदालत के याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में पीडब्ल्यूडी मंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री के कार्यालय को हटा दिया। सतर्कता निदेशालय ने केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में नियमों के कथित घोर उल्लंघन के संबंध में 6 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संबंधित मुख्य अभियंता और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे अपनी कार्रवाई स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट 6 अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने किया था, जिसमें विशेष सचिव द्वारा 19 जून को उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि वे शीर्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे। क्षेत्राधिकार और क्षमता के बिना, पूर्व चिंतन के बिना, साथ और बंद दिमाग के साथ कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है। इसमें कहा गया कि नोटिस दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के एनसीटी में सत्तारूढ़ दल के बीच राजनीतिक झगड़े का परिणाम है और याचिकाकर्ताओं को मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। अपेक्षित नोटिस जारी करने के पूर्व पीछे दुर्भाग्यपूर्ण इरादे और असंगत विचार इस तथ्य से स्पष्ट है कि बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए इसे सोशल मीडिया में लीक कर दिया गया है। यह नोटिस भाषा और नोटिस की भाषा से स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के बाद की कार्रवाई में कहा गया कि मुख्य लक्ष्य दिल्ली के एनसीटी में सत्तारूढ़ दल है। यह कहा याचिका में यह भी कहा गया कि विशेष सचिव के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे केवल इसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। अपेक्षित कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता के काम करने और अपने चुने हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अधिकार में बाधा डालता है। इसके अलावा लगाया गया कारण बताओ नोटिस वास्तव में याचिकाकर्ता को आत्मदोषपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर करता है और याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। अपेक्षित नोटिस में याचिकाकर्ता को गलत तरीके से उजागर किया गया और इस तथ्य में के बावजूद निशाना बनाया गया कि सभी कार्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा जीएनसीटीडी के संबंधित मंत्री के निर्देशों के तहत जीएनसीटीडी के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के लिए किए गए थे, न कि जीएनसीटीडी के संबंधित मंत्री के निर्देशों के तहत। याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं। याचिका में कहा गया कि अपेक्षित नोटिस से याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व ग्रह की बू आती है। इसमें कहा गया कि अधिकारियों ने किसी भी नियम, कानून और कार्यालय आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगले के संबंध में किया गया कार्य पूरी तरह से और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के अनुरूप था। इसमें याचिकाकर्ता ने माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जीएनसीटीडी के निर्देशों का पालन किया और उनकी सतर्क निगरानी से लगातार अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस बात पर जोर देना अनुचित हुआ कि याचिकाकर्ता ने हमेशा अच्छे विश्वास के कारण काम किया है, उनकी ओर से कोई चूक या लापरवाही नहीं हुई, यह कहा गया। कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने विभाग की फाइलों में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार अंदरूनी हिस्सों की ड्राइंग में बदलाव किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किए गए कुल काम और इसके लिए स्वीकृत राशि में विचलन हुआ है। नोटिस में कहा गया कि पुरानी संरचना को सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिना ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित नई इमारत के लिए कोई भवन योजना मंजूर नहीं की गई थी। नोटिस के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसमें कहा गया कि उन्होंने इस परिसर का निर्माण कराया जो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार उन्हें दी गई अनुमति से कहीं अधिक बड़ा है। नोटिस में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया कि क्योंकि उनके द्वारा ऐसे सभी कार्य सामान्य वित्तीय नियमों, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और सीवीसी दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए किए गए हैं।
कि जो केजरीवाल ने है अपने घर का जो है कुछ चेंजेस कराए हैं और उस पर आपत्ति की गई है। तो ये था सारा अपडेट्स फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या होता है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट में संबित पात्रा के खिलाफ FIR के आदेश को बरकरार रखा, पुलिस को उन्हें आरोपी के रूप में नामित करने का भी निर्देश दिया। तो एक सत्र अदालत ने भाजपा नेता संबित पात्रा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें नवंबर 2021 के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो को पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। कृषि कानून हालांकि अदालत ने पात्रा को आरोपी बनाए बिना पुलिस को आरोपी की जांच करने का निर्देश दिया। इसमें पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसके अनुसार पात्रा जाली वीडियो का प्रवर्तन नहीं था और उनके अनजाने में इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था। सहायक सत्र न्यायाधीश धीरज मोर एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पात्रा के पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें IP असिस्ट पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत FIR दर्ज करने और पूरी तरह से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। आम आदमी पार्टी आप विधायक अतिशी की अर्जी मंजूर करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ जांच हुई। अतिशी ने पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया और दावा किया कि वीडियो में ऐसे बयान थे जो कृषि कानून पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के रुख के बिल्कुल विपरीत थे। इससे किसानों के मन में नाराजगी और असंतोष पैदा हुआ था। अपेक्षित आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि या दुर्लभता नहीं है। तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को याचिकाकर्ता पात्रा के नाम को छोड़कर संबंधित SHO को सही अक्षर और भावना में लागू आदेश का तुरंत पालन करने के निर्देश के साथ खारिज किया जाता है। FIR में एक आरोपी के रूप में AASJ मोर ने सोमवार को पारित एक फैसले में कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अदालत ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था क्योंकि शिकायत में संज्ञेय अपराध होने का खुलासा हुआ था और यह नहीं माना जा सकता कि अदालत ने याचिका के अपराध के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया है, क्योंकि यह जांच के नतीजे पर निर्भर है। न्यायिक फैसला FIR में उनका नाम न लेने की पात्रा की प्रार्थना पर अदालत ने कहा कि निसंदेह किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करना उसकी प्रतिष्ठा पर कलंक और धब्बा है, जिसे पूरी तरह से बहाल नहीं किया जा सकता। भले ही बाद में उन्हें जांच से दोषमुक्त कर दिया जाए, एजेंसी और अदालत द्वारा बरी कर दिया जाए। इसके अलावा किसी आरोपी का नाम दर्ज करना FIR का एक अनिवार्य घटक नहीं है, क्योंकि इसका आवश्यक घटक केवल संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी है, चाहे उनके अपराधी का नाम ना हो या ना हो। संज्ञेय अपराध के घटित होने और उसके अपराधी के पहलू इस प्रकार हैं। दो विशिष्टियां यह कहा कि अदालत ने कि पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पात्रा जाली वीडियो के प्रवर्तक नहीं थे और उन्होंने वीडियो को, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन पे उपलब्ध था, बिना यह जानने कि यह झूठा है, अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड कर दिया। अदालत ने कहा कि यह निर्देश किया जा सकता है कि वर्तमान अपराध को अंजाम देने में याचिकाकर्ता के दोषी इरादे को भी FIR की जांच के दौरान आरोपी के रूप में नाम बताए बिना जांच की जाए। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो समाज के लिए खतरा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। अदालत ने कहा कि ऐसे वीडियो के झूठे और प्रेरित प्रचार के परिणाम स्वरूप बेकाबू हिंसा और दंगे की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही गैर जिम्मेदार अफवाह फैलाने वालों को भी एक नई नस्ल इंटरनेट पर उभरी है, जो जाली वीडियो के माध्यम से झूठ फैला रही है। अदालत ने कहा कि उनके व्यापक घातक निहितार्थों को रोकने के लिए प्रभावी जांच और विनियमन नहीं है, इसलिए उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और नफरत को दूर करने, समाज में शांति
और सद्भाव बनाए रखने के लिए उन्हें शुरुआत से ही ऐसा खत्म कर देना चाहिए। यानी कि जो संबित पात्रा थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसी वीडियो को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या है अपने जो पोस्ट है सोशल मीडिया पोस्ट पे अपलोड कर दिया, तो उनके खिलाफ क्या है FIR, जबकि उनके नाम से नहीं हुई है, लेकिन इस पे जांच चल रही है। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। Friend, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पति को सिर्फ इसलिए पत्नी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे शादीशुदा हैं। ऐसा कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाल ही में एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिवादी श्री अमरजीत सिंह के खिलाफ एक मामले में क्रूरता और परित्याग के आधार पर अपील करता श्रीमती रेखा सहरावत को तलाक दे दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सुनाया। अपीलकर्ता ने अपने पति और उसके परिवार पर शारीरिक मानसिक यातना, दहेज की मांग और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए धारा 13(1) AI और IB के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। अदालत ने अपने मौखिक फैसले में कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य अपीलकर्ता की एकमात्र गवाही के रूप में है और परिवार के किसी अन्य सदस्य की जांच नहीं की गई है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उसकी गवाही को कोई चुनौती नहीं है। अपीलकर्ता की गवाही के दुर्व्यवहार की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया जिसमें हिंसा और जबरन गर्भपात शामिल है। अदालत ने कहा कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड और तस्वीरें उनके शारीरिक क्रूरता के दावों को और अधिक पुष्टि प्रदान करती हैं। साथ ही साथ अपीलकर्ता के परित्याग के दावे का उल्लेख करते हुए न्यायाधीशों ने जोर दिया, प्रतिवादी याचिका का मुकाबला करने में विफल रहा क्योंकि उसके लिखित बयान को रिकॉर्ड नहीं किया गया था और जिरह के माध्यम से कानून के तहत स्वीकार्य सीमा तक अपीलकर्ता की गवाही पर सवाल नहीं उठाया गया था। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को घायल हालत में उसके माता पिता के घर छोड़ दिया था और बाद में वैवाहिक सहयोग को फिर से शुरू करने में विफल रही। न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता के क्रूरता और परित्याग के आरोप स्थापित हुए और वह तलाक की हकदार थी। अपने निष्कर्ष में न्यायाधीशों ने कहा कि तदनुसार हम अपील में योग्यता पाते हैं और अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह को समाप्त किया जाता है। अदालत ने मौजूद प्रतिवादी ने तलाक दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जो केस नंबर है जो मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है। साथ में जो पीठ है वो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की है और जो डिसीजन डेट है वो है 24/8/2023। ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जेल सुधार। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण मांगा। क्योंकि यह जेलों में कैदियों की भीड़भाड़ की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, उनके व्यावसायिक परीक्षण प्रदान करने के विवरण के बारे में क्या है ब्यौरा मांगा है। शीर्ष अदालत ने भारत भर के 1382 जेलों से व्याप्त कथित अमानवीय स्थितियों में संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी और केंद्र और राज्यों के आवासीय अदालतों के संचालन के लिए पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। जेल में बंद लोगों के परिवार के सदस्यों की कार्रवाई और मुलाकात के अधिकार। जब मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उसने कहा कि 6ठी, 7वीं और 8वीं प्रारंभिक रिपोर्ट और पिछले साल दिसंबर की रिपोर्ट का अंतिम सारांश शीर्ष अदालत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जेल सुधार समिति के द्वारा सितंबर 2018 में शीर्ष अदालत ने जेल सुधार से जुड़े मुद्दों को देखने और जेलों में भीड़भाड़ सहित कई पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। मंगलवार को पीठ ने वकील गौरव अग्रवाल, जो इस मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप से अदालत की सहायता कर रहे हैं,
से भारत संघ और राज्य सरकारों के वकील के साथ रिपोर्ट की प्रतियां साझा करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत की सहायता करने के लिए पक्षों के वकीलों को कुछ समय मांगा गया है और दिया गया है। 25 सितंबर 2018 के आदेश के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देने के लिए इस अदालत द्वारा समिति को भेजे गए संदर्भ की शर्तों पर गौर करने के बाद हमारी राय है कि कुछ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। अदालत ने कहा कि जेल में कैदियों की चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और जेल में कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और आभासी अदालती कार्रवाई आयोजित करने और परिवार के सदस्यों के मुलाकात अधिकारों के लिए जेल परिसर में पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि आरंभ करने के लिए उपरोक्त पहलुओं पर भारत संघ और राज्य सरकारों द्वारा आज से 3 सप्ताह के भीतर संबंधित राज्यों की जेल महानिदेशक के माध्यम से उचित हलफनामा दायर करके जवाब दिया जा सकता है, जिसमें अंतरिम प्रतियां न्याय मित्र को दी जाएंगी। किसी मामले में सहायता के लिए अदालत द्वारा नियुक्त वकील, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख अदालत के अवलोकन के लिए दी गई पूरी जानकारी एकत्र करने का अनुरोध किया जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कहा गया है कि पार्टियों के वकील हिरासत में महिलाओं, बच्चों, ट्रांसजेंडर कैदियों और मौत की सजा वाले दोषियों से संबंधित मुद्दों पर पीठ से सहायता करेंगे। पीठ ने मामले को 26 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। शीर्ष अदालत ने अपने 25 सितंबर 2018 के आदेश में कहा था कि जेल सुधार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की समिति राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मॉडल जेल मैनुअल 2016 में निहित दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा सहित कई मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देंगी। इसमें कहा गया कि समिति जेल और सुधार गृहों में भीड़भाड़ की सीमा की जांच करेगी और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगी। इसमें विचाराधीन समीक्षा समिति के कामकाज की जांच, कानूनी सहायता और सलाह की उपलब्धता, छूट, पैरोल और फलों की मंजूरी शामिल है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति जेल और सुधार में गृहों में हिंसा की जांच करेगी, आपराधिक मौतों को रोकने के उपायों की सिफारिश करेगी। इसमें कहा गया कि पैनल जेलों और सुधार गृहों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का भी आंकलन करेगा और इन सभी पहलुओं के बारे में सिफारिश करेगा। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जोड़े के शयन कक्ष से गांजा की बरामदगी। हाई कोर्ट ने दोनों को दोषी बताया। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले एक जोड़े के शयन कक्ष में प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी के लिए पति और पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह बरामदगी उनके संयुक्त स्थान से की गई थी। हालांकि इसमें महिला को जमानत दे दी गई, क्योंकि जब्त किया गया पदार्थ मध्यवर्ती मात्रा का था। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी एक महिला की इस दलील को खारिज करते हुए आई कि उनके शयन कक्ष से गांजे की बरामदगी उसके पति के कहने पर की गई थी और इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता। यह ध्यान रखना उचित है कि शयन कक्ष एक पति और पत्नी दोनों द्वारा साझा हो जाने वाली निजी जगह है। शयन कक्ष से गांजा की बरामदगी आवेदक महिला के पति के कहने पर हो सकती है, लेकिन यह तथ्य कि इसे यहीं से बरामद किया गया था आवेदक और उसके पति का संयुक्त स्थान। न्यायाधीश जसमीत सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया है या यह तर्क नहीं दिया गया कि महिला और उसका पति अलग अलग कमरों में रह रहे थे और उनके बीच तनावपूर्ण संबंध थे। इसमें कहा गया कि बरामदगी में किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि संयुक्त स्थान से की गई थी और इसलिए यह कहना कि शयन कक्ष से 1.03 किलोग्राम गांजे की बरामदगी के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता गलत दावा होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में आवेदक और पति सह अभियुक्त दोनों माना जा सकता है, नशीले पदार्थों के उपभोक्ता है। पति और पत्नी होने के नाते वे एक विशेष संबंध साझा करते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना गलत है कि आवेदक साथ ही उसके पति सहायुक्तों को उसके निवास के शयन कक्ष में रखे गए प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में पता था और वे सचेत रूप से उस पर कब्जा कर रहे थे। अदालत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस
अधिनियम के तहत उसके और उनके पति के खिलाफ दर्ज मामले में पति पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामला जो टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित होने वाले एक कथित ड्रग्स सिंडिकेट से संबंधित है, 2021 में दर्ज किया गया था और गांजा एक प्रतिबंधित पदार्थ दंपति के आवास और पति के कार्यालय परिसर में बरामद किया गया था। महिला को सूरत स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। जमानत की मांग करते हुए महिला ने वकील ने दलील दी कि 1.3 किलोग्राम गांजा की बरामदगी उसके पति के कहने पर की गई थी, ना कि उनके पति के कहने पर। हालांकि न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि मैं आवेदक के वकील द्वारा दिए गए तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। आवेदक के शयन कक्ष यानी आवासीय परिसर में गांजे की बरामदगी आवेदक और दोनों के लिए दोनों पति और पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि चूंकि मामले में बरामद गांजा मध्यवर्ती मात्रा का अंतर्गत आता है, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी जमानत शर्तें लागू नहीं होंगी और महिला को जमानत दे दी गई। जांच पूरी हो गई है और 4 अक्टूबर 2021 के बाद से आवेदक के लिए कोई जांच की मांग नहीं की गई है या नहीं की गई है। उससे और उसके कहने पर भी कुछ बरामद नहीं किया जाना है। आरोप अभी तय नहीं किए गए हैं और मुकदमे में काफी समय लगेगा। महिला को जमानत पर रिहा करते हुए यह कहा गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जोड़ शयन कक्ष में अगर गांजा बरामद हुआ है तो दोनों ही उसमें के लिए जिम्मेदार हैं, पति और पत्नी, क्योंकि दोनों ही उसके संयुक्त यानी कि जो शयन कक्ष है वह दोनों का एक निजी स्थान होता है और दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा कहा हाई कोर्ट ने। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं, आज रक्षाबंधन है, किसी ने कल बनाया, किसी ने आज बनाया है। रक्षाबंधन के दिन उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया और इसमें जो बहन के साथ बलात्कार के आरोपी से भाई को 20 साल की जेल की सजा दी। तो क्या है पूरा केस? एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को अपनी बहन के साथ बार बार बलात्कार करने और 14 साल की उम्र में उसे गर्भवती करने के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई, जो कि बहुत जघन्य अपराध है। न्यायाधीश एस के साहू की दोषी की अपील खारिज करते हुए उस पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। डिफॉल्ट रूप से दोषी को अतिरिक्त 2 साल की कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। न्यायाधीश ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि उन्हें रक्षाबंधन के दिन ऐसे मामले का फैसला करना पड़ना। न्यायमूर्ति साहू ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करना और एक शुभ दिन पर फैसला सुनाना चौंकाने वाला और विडंबनापूर्ण है, जब एक भाई न केवल अपनी बहन की रक्षा करने का बल्कि अपनी आखिरी सांस तक उसका पालन पोषण करने का भी वचन लेता है। उस व्यक्ति को पहले मलकानगिरी विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मई 2018 और मई 2019 के बीच अपने गांव में अपनी छोटी बहन के साथ बार बार बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया था। उसे जनवरी 2020 में अपनी बहन को दूसरों को उसका खुलासा न करने और धमकी देने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। एक भाई जो कि अपनी बहन की रक्षा करता है, उसका पालन पोषण करता है, वो कुछ भाई अगर ऐसे होते हैं, इस राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो बहुत ही गलत है और ऐसा कठोर सजा देना उनके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि एक रिश्ते की मर्यादा बनी रहे। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय चैनल। इफ यू आर न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट में पसंद पाठ्यक्रम से बाहर होने का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT ने पूछे गए प्रश्न कुछ प्रश्न अनुसूचित पाठ्यक्रम के अनुसार थे। कई असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रश्न पत्र में क्या शामिल होना चाहिए, यह अकादमिक विशेषज्ञों के विशेष क्षेत्र में है और इसे इस आधार पर अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रश्न सिलेबस से बाहर थे।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हालांकि CSAT पाठ्यक्रम कक्षा 10 स्तर के अंकगणित और गणित का माना जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में प्रश्न ऐसे थे जो इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं और इसलिए मानविकी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को एक स्तर नहीं दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रश्न पत्र पर हमला करने का एकमात्र आधार यह है कि कुछ प्रश्न 11 जो क्लास 11 कक्षा 11 और 12 के स्तर के थे, यह बताना पर्याप्त होगा कि प्रश्न पत्र में किन प्रश्नों को शामिल करने की आवश्यकता है, उनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए और ऐसे प्रश्नों की जटिलता आवश्यक रूप से अकादमिक विशेषज्ञों के पैनल के विशेष क्षेत्र में रहती है। इस तरह के निर्णय को हमारे सामने न्यायिक समीक्षा में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे। पीठ ने कहा कि जिसमें न्यायमूर्ति अनूप भी शामिल थे, कुमार मेहंदत्ता ने 22 अगस्त के एक आदेश में कहा कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले और प्रश्नों की सापेक्ष योग्यता का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों के पैनल की बुद्धिमत्ता की जांच करना और उस पर सवाल उठाना उनका काम नहीं है। इसमें कहा गया कि यह अदालत अकादमिक विशेषज्ञों के एक पैनल के सुविचारित निर्णय के खिलाफ अपील कर सकती है जब तक ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण या अवैध साबित न हो, जो कि वर्तमान मामले में नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार करने के आदेश की आलोचना की थी। अदालत ने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार परीक्षा उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों और निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई थी, तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि केंद्र बताए कि जम्मू कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र कब बहाल होगा। एसजी ने कहा कि 31 अगस्त को बयान देंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पहली बार केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करने को कहा, यह कहते हुए कि वर्तमान व्यवस्था को समाप्त होना होगा। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई स्थायी चीज नहीं है और सरकार 31 अगस्त को अदालत में कई इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जो पूर्व राज्य की विशेष स्थिति को खत्म करने और उसके पुनर्गठन के केंद्र के फैसले का बचाव करते हुए मेहता की दलीलें सुन रही थी, ने कहा कि लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। हालांकि हम इस बात से सहमत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चुनावी लोकतंत्र की कमी को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखने दिया जा सकता। पीठ ने कहा कि इसका अंत होना चाहिए। हमें विशिष्ट समय सीमा दीजिए कि आप वास्तविक लोकतंत्र कब बहाल करेंगे। हम इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कार्यकारी और अदालत में वापस जाओ। मेहता ने पीठ से कहा कि मैंने निर्देश ले लिया है और निर्देश यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई स्थायी चीज नहीं है, यह लद्दाख के लिए बना रहेगा। हालांकि मैं 31 अगस्त को एक विस्तृत बयान दूंगा। संजय किशन कौशल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत। उन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करते समय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को पढ़ते हुए कहा कि समय के साथ जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। चूंकि बेहद विवादास्पद मुद्दे पर 12वें दिन सुनवाई जारी रही, शीर्ष अदालत ने सरकार के कानून अधिकारियों से जानना चाहा कि क्या भारत के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करना वास्तव में एक तार्किक कदम है। पूर्व स्वायत्तता, जैसा कि यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में थी और पूर्ण
एकीकरण जैसा कि इसे 5 अगस्त 2019 को लाया गया था के बीच व्यापक खाई बीच में जो हो रहा था उससे वह खाई काफी हद तक पाट दी गई है, जो वास्तव में इस अर्थ में यह पूर्ण स्वायत्तता से पूर्ण एकीकरण की ओर पूर्ण प्रवास नहीं था। यह स्पष्ट है कि पिछले 69 ईयर्स में काफी हद तक एकीकरण पहले ही हो चुका है, इसलिए 2019 में जो किया गया वह वास्तव में उस एकीकरण को प्राप्त करने के लिए एक तार्किक कदम था। पीठ ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटमणि ने पूछा, शीर्ष अदालत ने पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले की वैधता के बारे में भी केंद्र से सवाल किया और कहा कि उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह संसद की शक्तियों से परे है। मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अजीब स्थिति को देखते हुए उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा रहा है और तथ्य यह है कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। सीजीआई ने चंडीगढ़ को यूटी बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि जो आप उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, लेकिन बाद में जब स्थिति स्थिर हो जाती है तो केंद्र शासित प्रदेशों को एक राज्य बना दिया जाता है। यह हम समझते हैं कि ये मामले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र का संरक्षण ही सर्वोपरि विषय चिंता का विषय है। साथ ही लोकतंत्र की बहाली भी महत्वपूर्ण है। क्या संघ स्थिरता लाने के लिए एक निर्धारित अवधि पर नियंत्रण नहीं रख सकता, चाहे वह एक राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश? अगर हम सभी जीवित रहते हैं तो राष्ट्र बचता है। बेशक अगर राष्ट्र बचता है तभी हम जीवित रहते हैं, अन्यथा सब कुछ है। जो क्या हमें संसद को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि कुछ अवधि के लिए एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए और फिर एक अवधि के बाद वह एक राज्य बन जाए? उन्होंने कहा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से यह भी सवाल पूछा कि प्रावधान को निरस्त करते समय अनुच्छेद 370 के प्रावधान 3 को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अनुच्छेद 370(3) कहता है कि इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक अनुसूचना द्वारा घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ या ऐसी तारीखों से ही लागू होगा। वह निर्दिष्ट कर सकता है कि वह शर्तें कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। सीजीआई ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 कहता है कि संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करने से पहले होगी और इसलिए यह पोस्ट फॉक्सो सिफारिश नहीं हो सकती है। पीठ ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिश होनी चाहिए और दूसरी बार राष्ट्रपति द्वारा प्रावधानों को रद्द करने का निर्णय लेने से पहले यह सिफारिश की जानी चाहिए। इसलिए यह कहना कि यह सिफारिश सिर्फ एक राय है और बाध्यकारी नहीं है, सही नहीं है। वेंकटमणि ने कहा कि यह सिर्फ एक सिफारिश है और एकीकरण प्रक्रिया पूरी हो यह सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को एक सिफारिश भूमिका सौंपी गई थी। तो तार्किक निष्कर्ष क्या है? क्या आप तर्क दे रहे हैं यह पूरी तरह से अनुशंसात्मक है या इसलिए संविधान सभा की अनुशंसा की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या यह आपका तर्क है? सीजीआई ने पूछा। मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति का भारत के संविधान के बाहर पूरी तरह से एक निकाय से बंधा होना शायद हमारे संविधान की सही व्याख्या नहीं हो सकती। यानी अगर वह हाँ कहता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करें, और यदि वह नहीं कहता है तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते। जम्मू और कश्मीर का संविधान हमारे भारत के संविधान से बाहर और परे है। हालांकि पीठ ने मेहता के तर्क से असहमति जताई और कहा कि अनुच्छेद 370 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को राज्य के संबंध में अधिभावी शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि मामले को सीजीआई के समक्ष रखा जाना था। अनुमोदन यदि इसके बाद अस्तित्व में होने से पहले सहमति से परामर्श प्राप्त किया गया हो। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 संविधान सभा को संदर्भित करता है तो
आप यह नहीं कह सकते कि यह भारत के संविधान के बाहर है और यह संवैधानिक ढांचे के भीतर है, क्योंकि इसका संदर्भ देता है कि हाँ, संविधान सभा के आने के बाद क्या होगा इसके बारे में इसका तक अस्तित्व में नहीं है। कुछ ऐसा है कि जिसकी हमें आपके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में जांच करनी होगी। सुनवाई बेनतीज रही और गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने की चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिनमें पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था, को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था। तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं वकील के चैम्बर में एक दूसरे को माला या अंगूठे पहनाकर की जा सकती है शादी। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की कि शादी एक वकील के चैम्बर में साधारण समारोह जैसे कि अंगूठियों का आदान प्रदान या एक दूसरे को माला पहनाने के माध्यम से की जा सकती है। यह निर्णय प्रभावी रूप से मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलट देता है, जिसमें विवाह को वैध बनाने के सार्वजनिक घोषणा और पुजारी की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया था। न्यायमूर्ति एस रविंदर भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने एक नाबालिग लड़की की गुप्त शादी में मदद करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली अपील के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत के अधिकारियों के अलावा मित्र, रिश्तेदार और सार्वजनिक कार्यकर्ता जैसी क्षमताओं में काम करने वाले वकील हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7A के अनुसार विवाह संपन्न कराने के लिए अधिकृत है। शीर्ष अदालत द्वारा जोर दिया गया कि महत्वपूर्ण बिंदु हिंदू विवाह अधिनियम तमिलनाडु राज्य संशोधन अधिनियम की धारा 7A में पुजारी की उपस्थिति की आवश्यकता का अभाव था। अदालत ने एक वैध समारोह के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति को पर्याप्त माना। कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले की सराहना करते हुए कि इससे व्यक्तियों की शादी के तरीके और सेटिंग को चुनने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया। मामले में परिचित वकील ए वेलन ने इस पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बालकृष्ण पांडियन बनाम पुलिस अधीक्षक मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं द्वारा किया गया विवाह को अमान्य माना और गुप्त जो है विवाह पर रोक लगाई गई थी। इसमें मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के दावा किया था कि सार्वजनिक घोषणा विवाह का एक अनिवार्य पहलू है, इस बात पर जोर देते हुए कि विवाह का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से शामिल पक्षों की वैवाहिक स्थिति की घोषणा करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताते हुए कहा कि सार्वजनिक मान्यता और पुजारियों की उपस्थिति की आवश्यकता कानून द्वारा अनिवार्य नहीं थी। शीर्ष अदालत की घोषणा सरल समारोह के माध्यम से किए गए विवाहों को मान्यता और वैधता को बढ़ावा देती है, जिससे जोड़ों को अपने संघों में सार्वजनिक भागीदारी की सीमा तय करने की अनुमति मिलती है। इस फैसले से जोड़ों की अनावश्यक भारी आवश्यकताओं और जांच से बाधित हुए बिना अपने विवाह को संपन्न करने में अधिक विकल्प और लचीला प्रदान करने की उम्मीद है। गौरतलब है कि यह फैसला विशेष रूप से तमिलनाडु में होने वाले हिंदू विवाहों से संबंधित है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ अन्य न्यायालयों और धार्मिक समुदायों पर संभावित प्रभाव की आशंका जताते हैं, क्योंकि यह निर्णय देश में विवाह कानूनों में व्यापक सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था कि आप एक नॉर्मल जो है वकील के चैम्बर में भी जाके क्या है शादी विवाह एक दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाकर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि पंडित की जरूरत नहीं है या आपको बहुत ज्यादा क्या है एक सार्वजनिक रूप से घोषणा करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली जाके कर सकते हैं। अगर जो पति पत्नी है वह एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में जानते हैं, अपनी भाषा में एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं,
तो वह क्या है, ये घोषणा करेंगे कि हम एक दूसरे के पति पत्नी हैं, तो ये विवाह जो है वैध माना जाएगा। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 बॉडी बैग खरीद में भ्रष्टाचार। अदालत ने मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया। एक सत्र अदालत ने मंगलवार को मुंबई की एक पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को कोविड-19 पीड़ितों के लिए बॉडी बैग की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले में गिरफ्तारी के डर से शिवसेना नेता ने इस महीने की शुरुआत में अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवी जोशी ने मंगलवार को मामले में पेडनेकर और 2 अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पेडनेकर और मुंबई नगर निगम के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 420 धोखाधड़ी और 120 बी आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला COVID-19 कोविड-19 केंद्र के घोटाले से पहले से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रबंधन में धन की हेराफेरी और महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा मृतक कोरोना वायरस रोगियों के लिए बॉडी बैग, मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। यह पिछले महीने भाजपा नेता करिट सौम्या द्वारा EOW में दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक मेयर के पद पर रहे। वकील राहुल ओरेटे के माध्यम से दायर अपनी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका में मूल मेहर ने दावा किया कि उन्हें मामले से झूठा फंसाया गया है। पेडनेकर ने दावा किया कि उनके खिलाफ शिकायत दुर्भावना से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित और एक गुप्त उद्देश्य से की गई है। उनकी याचिका में दावा किया गया कि मुंबई से पूर्व लोकसभा सांसद सौम्या एक आतंक शिकायतकर्ता हैं, जिनका उन राजनेताओं को निशाना बनाने का इतिहास है जो उनकी पार्टी में प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। तो ये था इस मामले में। देखते हैं क्या फैसला आता है। जो कोरोना काल था उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया कई लोगों के द्वारा। देखते हैं क्या होता है इस केस में। इफ यू लाइक माय वीडियो, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।